नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। तो हिंदी साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो छायावाद एक प्रमुख काल है और आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पहले हम जानते हैं कि छायावाद की प्रवृत्तियों से पहले हम जानते हैं छायावाद क्या है। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो कविता धारा प्रवाहित हुई वह छायावादी कविता के नाम से प्रसिद्ध हुई और छायावाद की जो कालावधि है वो 1917 से 1936 तक मानी गई है। वस्तुतः इस कालावधि में छायावाद इतनी प्रमुख प्रवृत्ति रही है कि सभी कवि इससे प्रभावित हुए और इसके नाम पर ही इस युग को छायावादी युग कहा जाने लगा। यानी सन 1917 से 1936 तक ये छायावादी युग कहा जाता है। तो छायावाद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए कि एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम की अनेक प्रकार से व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। छायावाद एक शैली विशेष है जो लाक्षणिक प्रयोगों, अप्रस्तुत विधानों और अमूर्त उपमानों को लेकर चलती है। दूसरे अर्थ में उन्होंने छायावाद को चित्र शैली भाषा कहा है। तो यहां हम जान सकते हैं कि छायावाद एक ऐसी शैली विशेष में लिखी गई कविताएं हैं जिनमें लाक्षणिक प्रयोगों की, अप्रस्तुत विधानों की और अमूर्त उपमानों को ज्यादा तवज्जो दी गई है और इसमें छायावाद को चित्र शैली भाषा भी कहा गया है। तो आइए हम जानते हैं कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले व्यक्तियुक्ता। तो छायावादी काव्य में व्यक्तिकता का प्राधान्य है, यानी व्यक्तिवाद का प्राधान्य है। कविता व्यक्तिगत चिंतन और अनुभूति की परिधि में सीमित होने के कारण अंतर्मुखी हो गई थी और कवि के अहम भाव से निबद्ध हो गई। कवियों ने काव्य में अपने सुख दुख, उतार चढ़ाव, आशा निराशा की अभिव्यक्ति खुलकर की। कवियों ने समग्र वस्तु जगत को अपनी भावनाओं में रंग कर देखा। जयशंकर प्रसाद की जो प्रसिद्ध कविता है आंसू और सुमित्रानंदन की पंत जी की जो कविता उच्छ्वास और आंसू, ये एक व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के सुंदर यहाँ पर निदर्शन हैं। इसके व्यक्तिवाद के सौ में सर्वसन्निहित है, यानी इसमें जो कवि ने अपने बारे में लिखा है, लेकिन इस जब अपने बारे में, स्व के बारे में लिख रहा है तो उसमें सारा का सारा जो जगत है वो आ जाता है, सर्वसन्निहित है। डॉक्टर सिद्धांत सिंह चौहान ने इस संबंध में लिखा है कि अत्यंत मार्मिक शब्दों में लिखते हैं कि कवि का मैं प्रत्येक प्रबुद्ध नाग भारतवासी का मैं था। यानी जब कवि मैं शैली प्रयोग कर रहा था तो उसमें उस मैं में सारे भारतवासी सम्मिलित थे। इस कारण कवि ने विषयगत दृष्टि से अपनी सूक्ष्म और अति सूक्ष्म अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जो लाक्षणिक भाषा और अप्रस्तुत रचना शैली अपनाई है, उसके संकेत और प्रतीक हर व्यक्ति के लिए सहज प्रेषणीय बन गए हैं। छायावादी कवियों की भावनाओं यदि उनके विशिष्ट व्यक्तिगत दुदोने तक ही सीमित रहती और खो के रोने उनके भाव यदि केवल आत्म केंद्रित होते तो इतनी व्यापक प्रश्नीयता कदापि न आ पाती। निराला ने लिखा भी है, जैसे मैंने मैं शैली अपनाई, हम व्यक्तिवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो वो इसी का दर्शन यहाँ पे होता। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। यानी जब निराला जी ने मैं शैली तो अपना रहे हैं, लेकिन वो किसके कारण, एक अपना ही कोई जैसा अपना एक दुखी व्यक्ति को जब उसने देखा
तो उसके दुख की छाया उसके हृदय पर पड़ी, तभी वो मैं शैली यहाँ पर छायावाद के रूप में आई है। इससे स्पष्ट है कि व्यक्तिगत सुख दुख की अपेक्षा अन्य से सुख दुख की अनुभूति ने ही कवियों के भावप्रवण और कल्पनाशीलता हृदय को स्वच्छंदता की ओर प्रवृत्त किया है। दूसरी इसकी प्रवृत्ति है प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना। छायावादी कवि का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है और प्रकृति के सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना छायावादी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को काव्य में सजीव बना दिया है और प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम की अत्यधिक व्यंजना के कारण ही डॉक्टर देवराज ने छायावादी काव्य को प्रकृति काव्य भी कहा है। छायावादी काव्य में प्रकृति सौंदर्य अनेक चित्रण मिलते हैं, जैसे आलंबन के रूप में, उद्दीपन के रूप में प्रकृति का मानवीकरण इस किया गया है, नारी रूप में प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन किया गया है, अलंकारिक चित्रण किया गया है और प्रकृति का वातावरण और पृष्ठभूमि के रूप में चित्रण किया गया है। इसके अलावा प्रकृति को रहस्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में भी चित्रण किया गया है। और ये सारे की सारे जो प्रसाद के, पंत के, निराल और महादेवी, इन सभी के काव्य में देखना संभव हो सकता है। और इन्होंने सभी ने प्रकृति को नारी रूप में भी चित्रण किया है और सौंदर्य प्रेम की अभिव्यक्ति भी की है। एक जगह लिखते हैं भी कि मैं भूल गया सीमाएं जिससे वह छवि मिल गई मुझे। तो छायावादी कवियों ने अपनी अनुभूतियों का व्यक्तीकरण प्रकृति के माध्यम से किया है। वहां पर जो महादेवी जी एक जगह लिखती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी छायावादी जो कवि हैं सौंदर्य भूमि से अभिभूत हैं और आंतरिक सौंदर्य का उद्घाटन प्रकृति के माध्यम से करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगली इसकी जो प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता की है कि श्रृंगारिकता प्रधान है छायावादी काव्य में श्रृंगार, परंतु यह श्रृंगार रीतिकालीन स्थूल और इंद्रिय श्रृंगार से भिन्न है। तो आप सभी को पता कि रीतिकालीन जो काव्य है वो श्रृंगार से भरा पड़ा है, लेकिन वो श्रृंगार वासनामय है। लेकिन यहाँ पर जो छायावाद का जो श्रृंगार भावना है वो दो रूपों में अभिव्यक्त हुई है, मानसिक और अतीन्द्रिय। यहाँ श्रृंगार एक नारी के अतीन्द्रिय सौंदर्य चित्रण के रूप में हुआ है और दूसरा प्रकृति पर नारी भावना के आरोप के माध्यम से। और एक जगह पे प्रसाद और लिखते भी हैं कि तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी, त्रिवेणी की लहरों का ज्ञान। तो यहाँ पर जो सौंदर्य का तो वर्णन किया जा रहा है, लेकिन वो प्रकृति का आलंबन लेकर किया जा रहा है। यहाँ पर प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य के बारे में लिखते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला जो बिजली का फूल, मेघ में बनी गुलाबी रंग। यानी जब इस प्रकार की कविताएं रची जा रही हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रेम का चित्रण है वो बड़ा एक संस्कारित सा है। इसके प्रेम चित्रण में कोई लुकाव दुराव नहीं है, उसमें कवि की छुपाव खुद दुखव्यक्ति है और इसमें प्रणय गाथा का अंत्य प्राय निराशा और असफलता में होता है। और इसमें एक जगह उन्होंने लिखा भी है कि शून्य जीवन में अकेले पृष्ठ पर विरह कहराते इस शब्द को किसी क्लुष की तीक्ष्ण चुभती नोक से निठुर विधि के आंसुओं से लिखा है। और इसकी अगली जो यहाँ पर प्रवृत्ति है वो है कि रहस्यवादी भावना। तो छायावादी कवि को अज्ञात सत्ता के प्रति एक विशेष आकर्षण रहा है। वह प्रकृति के प्रत्येक पदार्थ में इसी सत्ता के दर्शन करता है। उसका इस अनंत के प्रति प्रमुख रूप से विस्मय और जिज्ञासा का भाव है, लेकिन उनका रहस्य जिज्ञासा मूलक है। उसे कबीर और दादू के रहस्यवाद के समक्ष खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भक्तिकालीन साहित्य में भी रहस्यवाद है। निराला तत्व ज्ञान के कारण तो पंत प्राकृतिक सौंदर्य के कारण रहस्योन्मुख हुए। प्रेम और वेदना ने महादेवी को रहस्योन्मुख किया, तो प्रसाद ने उस परम सत्ता को अपने बाहर देखा। तो इस प्रकार से एक ये रहस्यानुभूति भी इसकी एक प्रमुख प्रवृत्ति है छायावादी काव्य की।
एक जगह लिखे भी हैं कि प्रसाद जी लिखते हैं कि हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता, कैसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता। महादेवी जी ने भी लिखा है कि प्रिय चिरंतर है सजनी, क्षण क्षण निवन सुहागनी में, पर तुझ में फिर परिचय। तो अगला है इसका तत्व चिंतन। छायावाद की प्रवृत्ति। छायावादी कविता में अद्वैत दर्शन, योग दर्शन, विशिष्ट द्वैत दर्शन, आनंदवाद आदि के अंतर्गत दार्शनिक चिंतन भी मिलता है। प्रसाद का मूल दर्शन आनंदवाद है, तो महादेवी ने अद्वैत, सांख्य और योग दर्शन का विवेचन अपने ढंग से किया है। एक अन्य प्रवृत्ति है वेदना और करुणा की विवृत्ति। छायावादी कविता में वेदना की अभिव्यक्ति करुणा और निराशा के रूप में हुई है। हर्ष, शोक, हास, रुदन, जन्म, मरण, विरह, मिलन आदि से उत्पन्न विषमताओं से घिरे हुए मानव जीवन को देखकर कवि हृदय में वेदना और करुणा उमड़ पड़ती है। जीवन में मानव हृदय क्रंदन मन की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की असफलता पर कवि कविता करने लगता है। छायावादी कवि सौंदर्य प्रेमी होता है, किंतु सौंदर्य की क्षण भंगुरता को देख उसका हृदय आकुल हो उठता है। इसलिए हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति की पूर्णता, अपूर्णता, अभिलाषाओं की विफलता, सौंदर्य की नश्वरता और प्रेयसी की निष्ठुरता के कारण उसके काव्य में वेदना और करुणा की अधिकता पाई जाती है। एक मशहूर पंक्ति है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अजान। यहाँ पर भी बताया गया कि जो पहला जो कवि होगा वो वियोगी होगा और उसकी जो आह है उसके दुख से ही वो गान निकला होगा, जिससे चुपचाप एक कविता बनी होगी। आगे बढ़ते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण। ये भी एक इसकी छायावादी प्रवृत्तियां हैं और छायावादी काव्य भारतीय सर्वात्मवाद तथा अद्वैतवाद से गहरे रूप से प्रभावित हुआ है। इस काव्य पर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, गांधी, टैगोर और अरविंद के दर्शन का भी काफी प्रभाव रहा है। स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के कारण छायावादी कवि को साहित्य के समान धर्म, दर्शन आदि में भी रूढ़ियों और मिथ्या परंपराएं मान्य नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो बंगला साहित्य में मानवतावाद का उद्घोष पहले से ही कर चुके थे, उनका प्रभाव छायावादी कवियों पर भी पड़ा है। और छायावादी कवि सारे संसार से प्रेम करता है, उसके भारतीय और अभारतीय में कोई भेद वो नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं नारी के प्रति नवीन दृष्टिकोण। यानी छायावादी काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है कि नारी के प्रति छायावाद में सर्वथा नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया है। आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ नारी वासना की पूर्ति का साधन नहीं है, यहाँ तो वह प्रेयसी, जीवन सहचरी, माँ और विभिन्न रूपों में उतरी है। उसका प्रमुख जो रूप है वो प्रेयसी का रहा है। यहाँ प्रेयसी पार्थिव जगत की स्थूल नारी नहीं है, वह कल्पना लोक की सुकुमारी देवी है। और प्रसाद जी ने इस संबंध में लिखा भी है कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास पत्तल में नग रजत, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। तो यहाँ निसंदेह छायावाद में मानवीय सहृदयता के साथ नारी को अंकित किया है। पंत की प्रसिद्ध पंक्ति है कि प्रसाद ने नारी को आदर्श श्रद्धा, देवी, महासहस्री प्राण के रूप में देखा तो रागात्मक वृद्धि का प्रतीक है, मनुष्य को मंगल एवं श्रेय के पथ पर ले जाने वाली है। निराला नारी की यथार्थ स्थिति को काफी पहचान कर उसे चित्रित करते हैं। और आपने जो वह तोड़ती पत्थर जरूर पढ़ी होगी कविता, इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, एक मजदूरिन का जो है चित्र खींचा है। तुलसी की पत्नी रत्नावली का चित्रण रीतिकालीन नारी विषयक धारणा को तोड़ने के रूप में किया गया है। अगली प्रवृत्ति है आदर्शवाद। छायावाद में आंतरिकता की प्रवृत्ति की प्रधानता, इसमें चीजों को बाह्य स्थूल रूप से चित्रण की प्रवृत्ति नहीं है। अपनी इस अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण उनका दृष्टिकोण काव्य में भाव जगत और शैली में आदर्शवादी रहा है। उसे स्थूलता के चित्रण के बजाय अपनी अनुभूतियां अधिक यथार्थ लगती हैं। यही कारण है कि उनका काव्य संबंधी जो दृष्टिकोण है वो कलात्मक रहा है, कल्पनात्मक रहा है और उसमें सुंदर तत्व की प्रधानता बनी रही है। छायावादी कवि के इस आदर्शवादी
कल्पनात्मक दृष्टिकोण को उसके कला पक्ष में भी सहज रूप से देखा जा सकता है। अगली प्रवृत्ति है स्वच्छंदतावाद। छायावादी कवि ने अहमवादी होने के कारण विषय, भाव, कला, धर्म, दर्शन और समाज के सभी क्षेत्रों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति को अपनाया है। उसे अपने हृदय उद्गार को अभिव्यक्त करने के लिए किसी प्रकार की शास्त्रीय बंधन और रूढ़ियां स्वीकार नहीं है। अगर हम भाव क्षेत्र में भी बात करें तो उसने जो है समूचा समान समाज उसमें सन्निहित है, यानी सब पूरे समाज का जो भाव क्षेत्र है वो छायावादी काव्य में सन्निहित आ जाता है। अब छायावादी कवि के लिए प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक दिशा का मार्ग उन्मुक्त था। छायावादी कवि ने कोई भी वस्तु काव्य विषय बनने के लिए उपयुक्त थी और इसीलिए उसके काव्य में सौंदर्य, प्रेम चित्रण, प्रकृति चित्रण, राष्ट्र प्रेम, रहस्यात्मकता, वेदना, करुणा, व्यक्तिगत दुख सुख, अतीत प्रेम, कलावाद, प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता, अभिव्यंजना सभी प्रवृत्तियां मिलती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे है देश प्रेम और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रीय जागरण की क्रोध में पलने पलपने वाला स्वच्छंदतावादी छायावाद साहित्य यदि रहस्यात्मकता और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को साथ साथ लेकर चला है तो इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। सच तो यह है कि राष्ट्रीय जागरण ने छायावाद के व्यक्तिवाद को असामाजिक पथों पर भटकने से बचा लिया है और छायावादी कवि में आंतरिकता की कितनी भी प्रधानता क्यों न रहो, वह अपने युग से निश्चित रूप से प्रभावित हुआ भी है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, तो यहाँ पर भी एक देश प्रेम की भावना का परिपाटी का पालन हुआ है। प्रतीकात्मकता इसका एक अन्य प्रवृत्ति है। प्रतीकात्मकता छायावादी की काव्य की कला पक्ष की प्रमुख विशेषता है। प्रकृति पर सर्वत्र मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया है और उसमें संवेदनात्मक रूप से चित्रण किया गया है। इससे यह स्वतंत्र अस्तित्व और व्यक्तित्व में से विलीन हो गई है और उसमें प्रतीकात्मकता का व्यवहार किया गया है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो फूल सुख के अर्थ में, शूल दुख के अर्थ में और उषा प्रफुल्लता के रूप में, संध्या उदासी के अर्थ में, झंझा झकोर गर्जन मानसिक द्वंद के अर्थ में, नीरद माला नाना भावनाओं के अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं चित्रात्मक और लाक्षणिक पदावली। चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली। इस अन्य अनुपम विशिष्टताओं के अतिरिक्त केवल चित्रात्मकता भाषा के कारण हिंदी वाङ्मय में छायावादी काव्य को स्वतंत्र काव्य धारा माना जा सकता है। कविता के लिए चित्रात्मक भाषा की अपेक्षा की जाती है और इसी गुण के कारण उसमें बिंबग्राहिता आती है। छायावादी कवि इस कला में परम विदग्ध थे और छायावादी काव्य में प्रसाद ने यदि प्रकृति तत्वों को मिलाया, निराला ने उसे मुक्तक छंद दिया, पंत के शब्दों को खराद पर चढ़ाकर जो सुडोल और सरस बनाया, तो महादेवी ने उसमें प्राण डाले, उसकी भावनात्मकता को समृद्ध किया। प्रसाद की जो कुछ पंक्तियां हो देखती हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले, अचल में दीप छिपाए, जीवन की गोदुली में कौतूहल से तुम आए। तो यहाँ छायावादी कवि ने सीधी सादी भाव जो है संबंधित भाषा से लेकर लाक्षणिक और अप्रस्तुत विधानों से युक्त चित्रमयी भाषा तक का प्रयोग किया है और कदाचित इस क्षेत्र में उसने सर्वाधिक मौलिकता का प्रदर्शन किया है। छायावादी कवि ने प्राप्त उपमानों से संतुष्ट न होकर नए उपमानों और परंपरा की उद्भावना की है, नई नई परंपराओं का प्रयोग किया है, नए नए उपमानों का प्रयोग किया है, ऐसे बिंबों का रचना की है, इसमें अप्रस्तुत नवीन प्रयोग किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक गेयता का गुण भी है छायावादी कविता के अंदर। छायावादी कवि यदि साहित्यिक ही नहीं बल्कि संगीत का भी कुशल ज्ञाता है। छायावाद का काव्य छंद और संगीत दोनों दृष्टियों से उच्च कोटि का है। इसमें प्राचीन छंदों के प्रयोग के साथ साथ नवीन छंदों का भी निर्माण किया गया है। छायावाद में मुक्तक छंद और ऐतुकांत कविताएं भी लिखी गई हैं। छायावादी कवि प्रणय, यौवन और सौंदर्य का कवि है। गीति शैली उसके काव्य के सभी गुण गृहित विषय के लिए उपयुक्त थी। गीति संक्षिप्तता, तीव्रता, आत्मव्यंजना और भाषा की संप्रसन्नता आदि उपलब्ध होते हैं और आवश्यक कार्य के लिए सौंदर्य है और सौभाग्य से ये सारी बातें छायावादी कवियों में मिलती हैं।
आगे हम बढ़ते हैं तो अलंकार विधान। अलंकार योजना में प्राचीन अलंकारों के अतिरिक्त अंग्रेजी साहित्य के दो नवीन अलंकारों जिसमें मानवीकरण और विशेषण विपर्य का भी अच्छा प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक घटनाओं, प्रातः संध्या, झंझा, बादल, प्राकृतिक चीजों जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया गया, वह मानवीकरण अलंकार है। विशेषण विपर्यय में विशेषण का जो स्थान अभिधा वृत्ति के अनुसार निश्चित है तो उसे हटाकर लक्षणा द्वारा दूसरी जगह आरोप किया जाता है। पंत ने बच्चों के तुतले भय का प्रयोग अपनी तुतली बोली में अभिव्यंजित भय के लिए किया है। और इसी प्रकार तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता जब अलहड़ खेल, छायावादी कवि ने अमूर्त को मूर्त और मूर्त को अमूर्त रूप में चित्रित करके नए उपमानों की उद्भावना की है। नेक्स्ट है कला, कला के लिए। ये बड़ा प्रसिद्ध है, इसको ध्यान से आप सुनना। स्वतंत्रता और आत्म व्यक्ति के अधिकार की भावना के परिणाम स्वरूप छायावादी काव्य काल में कला, कला के लिए चयन तथा उसके प्रदर्शन सिद्धांत का अनुपालन रहा है। वस्तु कार्य में कवि ने पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य लिया है और उसे समाज तथा उसकी नैतिकता की तनिक भी चिंता नहीं की है। यानी समाज क्या सोचेगा, क्या उसके अपने पैरामीटर हैं, इसकी चिंता नहीं की है। यही कारण है कि उसके काव्य में सत्य और शिव की अपेक्षा सुंदर की प्रधानता रही है। छायावादी काव्य इस कला, कला के लिए के सिद्धांत में पलायन और प्रगति दोनों सन्निहित हैं। एक और अंतर्मुखी प्रवृत्ति के कारण जहां जनजीवन में कुछ उदासीनता है तो दूसरी ओर काव्य और छायावाद पर केवल समाज के मिथ्या रूढ़ियों के प्रति सबल विद्रोह भी है। अतः केवल पलायनवाद का दोष लगाना न्याय संगत नहीं होगा। तो आज हमने छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में जाना। आशा है ये आपको पसंद आया होगा। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।